हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOC 134 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अब वो चाहे आप दिसंबर 2024 में दे रहे हो या उसके बाद कभी भी, ठीक है। 25 में, 26 में, 27 में, जून जुलाई दोनों के लिए होता है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम जुलाई में भी है तो भी आप दे सकते हो इससे देख के, और दिसंबर में भी है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बाकी बुक में से ही है, ठीक है। और आएंगे, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सबसे पहले आपको अपना चैप्टर, अपनी बुक का नाम बताना चाहिए। और मैंने ये पूरी बुक पढ़ा दी है, और मैंने जो आंसर्स लिखे हैं बहुत ही शॉर्ट लिखे हैं। अगर आपको फुल लेंथ आंसर चाहिए तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, ठीक है। उसमें शॉर्ट वाला एक वीडियो होगा, इसके अलावा एक और वीडियो होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें फुल लेंथ आंसर मैंने लिखवा रखा है, इस कि हम आंसर कर लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसका चैप्टर पढ़ा रखे है मैंने, ठीक है। उसका भी लिंक दे दूंगा, अगर हो सकेगा तो चैप्टर पढ़ लेना आप। चैप्टर जो है पढ़ा रखे हैं मैंने सारे इसके। अगर जिसको डीपली स्टडी करनी है तो वो कर सकता है, उसके पास टाइम है तो। बाकी आपने देख ही लिया है, बहुत सारे आंसर्स करा रखे हैं मैंने। पहले हम अपना जो है क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। शायद ये वाला है आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पेपर है आपका, और ये हिंदी में हम कर रहे हैं आज, तो हिंदी के लिए। और समाजशास्त्र जांच के तरीके 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे होते हैं, 400 शब्द लिखने होते हैं। 400 शब्दों का मतलब होता है 4 से 5 पेज आप भर सकते हो, है ना। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अब आपके पास टाइम है तो आप 4 पेज भर देना, कम टाइम है तो, ज़्यादा है तो कर सकते हो। देखो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप पहले क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाए, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर लिखो, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़े टीचर पे, जो भी चेक कर रहा है, ताकि आपको नंबर अच्छे मिले, राइट। तो याद रखना, पहला और सेकंड क्वेश्चन जो होता है उस पर थोड़ा टाइम नहीं सकते हो। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचते हैं उनको थोड़ा फास्टली और कम पेज में कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा मन करता है वैसा करिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, इन्हीं को हम आज करने वाले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करके जाते हो तो एक ना एक क्वेश्चन फंसता है जरूर, ठीक है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से तो बहुत अच्छी बात है। मेरे वैसे भी 2 3 क्वेश्चन आए जाते हैं। अभी अभी जो एग्जाम चल रहे हैं आपके, इसी में ही 3 क्वेश्चन आए हैं। अभी मैंने एग्जाम, इससे पहले एक वीडियो और कराई थी, मतलब काफी वीडियो डाल रखी है मैंने। तो अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें काफी क्वेश्चन मेरे आए हैं, ठीक है, फंसे हैं दोबारा से। तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करना जरूर अपने घर पे जाके। आपको याद करना है तो याद कर लेना, आंसर लिखने हैं हाथ से तो चले सकते हो। देखो क्या होता है ना, हम राइटिंग कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, सामाजिक शोध से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हर बार आएगा, ठीक है। तो पैटर्न चेंज हो सकता है, तरीका चेंज हो सकता है पूछने का, लेकिन समाज शास्त्र, समाज शोध, सामाजिक शोध जो होता है वो हर बार पूछेगा आपसे कि क्या होता है, ठीक है। आपने ये बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सामाजिक शोध का मतलब क्या होता है, ठीक है। शोध मतलब होता है रिसर्च करना, ठीक है, रिसर्च करना। अब जैसे कि एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है अपने लैब में बैठ के, वैसे ही एक समाजशास्त्री रिसर्च करता है लोगों के साथ में, लोगों के बीच में रह के, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको समाज को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको समाज के बीच में जाकर रहना है। आप समझ जाओगे कि लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, रीति रिवाज, सब कुछ, ठीक है। तो यही सामाजिक शोध आप इसको कहते हैं, ठीक है। इसी को हमको बताना है आंसर में। तो सबसे पहले आपका कुछ इंट्रो पार्ट है, ये वाला पूरा जितना दिख रहा है ना आपको, मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया रेड से, तो ये पूरा इंट्रो पार्ट है। आप इसको पढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए है कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना बोल के, वही यहाँ पे लिख के बताया है सब कुछ डिटेल में। दूसरी चीज, सामाजिक अनुसंधान की कुछ मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें, अब पूछ रहे हैं ना क्या होता है, तो हमने बता दिया ऊपर इंट्रोडक्शन के अंदर, फिर मैंने बताया कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। अब साथ में वो ये भी पूछ रहा है व्याख्या, मतलब हर एक चीज बताओ भाई उस चीज के बारे में, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो लास्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो लास्ट में लिखे होते हैं, व्याख्या करो, विवेचना करो, समालोचना करो, उसको समझा करो क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, व्यवस्थित, सॉरी व्यक्तिगत कह रहा हूँ, व्यवस्थित दृष्टिकोण कह रहे हैं कि इसमें परिकल्पना विकसित करना, डेटा एकत्रित करना, निष्कर्ष का विश्लेषण करना शामिल होता है। अब सबसे पहला जो विशेषता होती है वो होती है व्यवस्थित दृष्टिकोण में, कि भाई कोई भी समाजशास्त्री जब शोध करता है ना, जब वो रिसर्च करता है, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करता है,
तो वो क्या करता है कि वो परिकल्पना करके जाता है पहले से पहले, अपने दिमाग में एक सोच बना के रखेगा कि भाई मैं ये काम करूंगा, ये सवाल पूछूंगा, इस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करूंगा कि उनको पता न चले कि मैं कौन हूँ, है ना। एक, देखो हम कहीं कुछ भी काम करते हैं तो एक सोच बनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे इस काम को, है ना। तो यही ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलता है, जब भी हम कोई रिसर्च करेंगे, बड़ी बड़ी थीसिस लिखेंगे, तो ये भी हम याद रखेंगे। क्या पता फ्यूचर में आप सोशियोलॉजी से ही आप पढ़ो और मास्टर करो, तो उसके लिए आपको थीसिस लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तो वो आपको याद रखना है। उसके अलावा डेटा आप इकट्ठा करोगे, डेटा मतलब जो भी जानकारी है लोगों के बारे में, ठीक है। आप क्या पता आपके पास एक कैमरा हो, आप कैमरे लेके पता चले लोगों की फोटो खींच रहे हो, कभी वीडियो बना रहे हो, ताकि आपको एक चीजें क्लियर रह सके कि भाई यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। और आप चीजों को लिखोगे कि भाई नाम, इसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। ये किस समाज से है, इनका क्या धर्म, जाति वगैरह, सामाजिक अनुसंधान में यही होता है, ठीक है। इस तरीके से स्टडी करते हैं, उनके रीति रिवाज को पढ़ना, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सब। और एक निष्कर्ष जो है वो निकलता है लास्ट में कि भाई क्या है, ठीक है। अब कुछ भी सब कुछ होने के बाद एक निष्कर्ष तो निकलता ही है ना कि भाई लास्ट में क्या होगा। वैसे ही यहाँ पे भी आपको निकालना होता है। ये होता है व्यवस्थित दृष्टिकोण, ठीक है। एक पक्का हम जो है करके चलते हैं कि हमको यही चीजें रखनी है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीजें हम जब एक्चुअल में जाके जब कुछ चीजें करते हैं ना, फील्ड में जाके, तो चीजें बदल भी जाती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि लचीलापन तो रहता ही है। उसके अलावा अनुभवजन्य साक्ष्य, यानी कि कुछ नए नए एविडेंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि सर्वे है, इंटरव्यू है। इससे क्या होता है, अनुभवजन्य साक्ष्य मतलब यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब मैंने देखा कि भाई मैं एक समाजशास्त्री हूँ, आप मुझे समझ लो एग्जाम्पल के लिए, और मैं गया रिसर्च करने के लिए लोगों के बीच में। तो मैंने क्या किया, उनसे सर्वे किया, उनसे उनका इंटरव्यू लिया, ठीक है। स्पेशली जाके मैंने पूछा बंदे से कि भाई तेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस क्या है, तू बता। तो इसे को क्या बोलेंगे, अनुभवजन्य साक्ष्य, यानी कि एविडेंस मैंने मांगा है लोगों से कि भाई बता तूने कैसे समझा, ये कैसे कह सकता है, इंटरव्यू के आधार पे, ठीक है। इससे हम हमें लोगों के बारे में एक निजी जानकारी भी मिलती है इंटरव्यू से, ठीक है। ये भी एक आपको याद रखना है। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा का मतलब यानी कि जो भी आपके दिमाग में पहले से सेट होता है ना कि भाई ये करना है, आपको उससे दूर रहना होता है, ठीक है। शोध कार्य में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आपको उनसे दूर रहना है। अब पूर्वाग्रह से मतलब वस्तुनिष्ठा, पूर्वाग्रह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा क्या होता है ये। तो मैं आपको बता दूं एक आंसर में, मतलब छोटी सी एक लाइन में, कि वस्तुनिष्ठा या पूर्वाग्रह से मतलब होता है कि जो भी, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो, समझो कि आपने कोई इंसिडेंट होते हुए देखा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा हो गया कि बहुत खतरनाक सा आपकी आंखों के सामने, है ना। अब आप आपके दोस्त के पास गए, ठीक है, आपके दोस्त ने पूछा कि तू वहाँ पे था, क्या 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 हुआ था वहाँ पे, तो आपने जो है जो बताया उसे, वो तो बताया कि भाई हाँ यही तो हुआ, लेकिन आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपने हिसाब से, है ना, कि भाई ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर आप, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने आप को हीरो बना देते हैं उस जगह पे कि भाई मैं तो वहाँ पे खड़ा था, मेरे को देख के वो भाग गया, जो जो चोर था। ऐसे मतलब आपने कुछ चटपटा उसमें डाल दिया, इसी को हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठा, ठीक है, या पूर्वाग्रह। ये जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो हम अपने उस पे एक्सपीरियंस का लगाना शुरू कर देते हैं, यार ऐसे तो होता ही नहीं है। इसी को हम वस्तुनिष्ठा या पूर्वाग्रह कहते हैं। उसके अलावा सामान्यकरण, इसमें क्या है, सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्ष को अक्सर बड़ी आबादी या समान संदर्भ पर लागू किया जाता है, यानी कि जो भी हम रिसर्च करते हैं ना, उनके जो निष्कर्ष होते हैं, जो कंक्लूजन्स निकलते हैं कि भाई ये है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उन कंक्लूजन्स को हम बड़ी आबादी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कोई जनगणना हुई, ठीक है, जनगणना क्या है, ये इसी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, शोध का, सामाजिक शोध का एक एग्जाम्पल है जनगणना, जिसपे हम क्या करते हैं, घर में कितने लोग हैं, कौन बुजुर्ग है, कौन यंग है, कौन शादीशुदा है, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, इस सब चीज तरीके, ठीक है। ये क्या होता है, और आपका जो जाति है, धर्म है, परंपराएं हैं, वो सब वहाँ पे आपको मिलती है देखने को, कि भाई आप सबका लिखते हो कि भाई ये इस जाति से है, ये उस जाति से है, लिखते हैं भाई, इंडिया में ये सब होता है। तो ये जो है ना, ये है हमारा सामान्यकरण, इसी को हम कहते हैं कि भाई सब कुछ, एक जनगणना हुई, उसमें हमने जानकारी हासिल की, तो हमने उस जानकारी को, कि भाई घर में कितनी महिलाएं हैं, तो पुरुष और महिला के अनुपात वहाँ पे पता चलता है ना, जनगणना से हमें पता चलता है कि पुरुष कितने, महिला कितनी है। तो एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई इतनी महिला है, इतने पुरुष पे इतनी महिला है ना। तो ये क्या हो गया, एक पूरे हमारा समाज
जैसे कि इंडिया है या दिल्ली है, दिल्ली तक मान के चलो कि भाई दिल्ली क्षेत्र में जनगणना हुई है, तो वहाँ पे हमने पता लगाया कि भाई इतनी पुरुषों पे इतनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये एक जो है सामान्यकरण आपको मिलता है, सिद्धांत निर्माण यहाँ पे आपको मिलता है। आप शोध जब आप करते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ना, नया सीखते हो तो वही हमारा एक नया, हमारी थॉट, हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो हम जो विचार हमारे जो होते हैं वो बदल जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। और इसके अलावा इसके प्रकारों की बात करें तो मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा शायद, मुझे लगता है। तो मात्रात्मक का मतलब होता है कि जो हम संख्या, जैसे कि आप जनगणना करते हो तो घर में कितने लोग हैं कितने नहीं है, इसको हम मात्रा कहते हैं। नंबर जब आपको मिलते हैं एग्जाम्स में, पॉइंट्स में मिलते हैं ना कि भाई 76% हो गया, ये 82% मिले हैं, ये इसी को हम मात्रात्मक कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो मात्रा में होता है, ठीक है, नंबर्स में होता है। और एक होता है गुणात्मक, इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली जब हम किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं ना, किसी के बिहेवियर कितना अच्छा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और लोगों से कैसे व्यवहार करता है, नफरत करता है या इज्जत करता है लोगों की, ये जो है इसको हम गुणात्मक कहते हैं। जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम दो इन्हीं दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मेथड है बेसिकली अनुसंधान करने के। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसी का आंसर है वो आगे, ठीक है, कि भाई शोध जो है क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो मैंने सब कुछ बताया है इसके बारे में कि दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। और सेकंड इसके बाद होता है आपका लास्ट में कि भाई सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या होता है, कि भाई सामाजिक मुद्दों को समझने में हेल्प करता है, हमारी नीति विकास में हेल्प करता है, सामाजिक परिवर्तन और शैक्षणिक ज्ञान में हेल्प करता है। तो ये एक बार इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीति विकास बेसिकली क्या होता है, नीति विकास में कि भाई सरकार ने आपको बताया ना कि भाई गवर्नमेंट चेक करती है जनगणना करके कि भाई कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। सरकार को इससे क्या आंकड़ा मिलता है कि भाई महिला ज्यादा है, तो अभी हमें महिलाओं पे फोकस करना चाहिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए, या जो संख्या जिसकी कम है, जैसे कि महिलाओं की जनसंख्या कम हो जाती है, तो हम महिलाओं पे जो है टारगेट करते हैं कि भाई महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल हम चीजें लेके आए जिससे कि महिलाओं को बढ़ावा मिले, है ना, महिलाओं की जनसंख्या बढ़े। इसी को कहते हैं निधि विकास, ठीक है, सरकार की निधि विकास में हेल्प करता है, इसी को हम सामाजिक शोध कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, बाकी आपको लास्ट में एक निष्कर्ष लिखना है, इनको आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वर्ड मतलब 2-3 लाइन में। जैसे कि ये हो गया टॉपिक ये वाला, इसको आपको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, फिर बाकी इसको, तो आपके 4-5 पेज भर जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अगर आप कायदे से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है सिद्धांत और शोध के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत और शोध, तो भाई हमने पढ़ लिया सिद्धांतों के बारे में, सॉरी शोध के बारे में पढ़ लिया कि भाई रिसर्च का मतलब क्या होता है ना, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। और अभी हमें क्या एक शब्द मिला है, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, आपकी आपकी साइकोलॉजी, आप जो सोचते हो, जो आप अपनी लाइफ में जिस चीज का इस्तेमाल करते हो उसी को हम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो संबंध है इन दोनों के बीच में उसको बताना है हमें, ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, मुश्किल है, लेकिन कहने में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली कि भाई सिद्धांत मतलब हमारे घर में जो फैमिली में एक पापा होते हैं तो उनके सिद्धांत होते हैं कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है, ये सिद्धांत होते हैं हमारे कि भाई कोई मुझसे बात करेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। कुछ लोग के सिद्धांत अलग होते हैं कि भाई नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, मैं नमस्ते कर लेता हूँ। ये सिद्धांत होते हैं हमारे, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं। और इन पे जो बेसिकली जो सिद्धांत जो बनते हैं किसी भी व्यक्ति के, वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। हमारे आसपास जैसे लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर जो होता है वैसा ही हमारी सोच बन जाती है, ठीक है, लोगों को लेके। अब आगे पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने बनाया है वो है कि भाई सिद्धांत अनुसंधान का मार्गदर्शन करता है, यानी कि जो भी हम रिसर्च करते हैं ना उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि भाई जो अनुसंधान होता है उसमें क्या होता है कि एक पूर्व ग्रह हम बना के रखते हैं लोगों के बारे में, कि एक सोच रहती है कि भाई हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, लोगों का लोग शायद इसमें ऐसे होंगे या महिलाओं की कंडीशन ये होगी, पहले से पहले आप दिमाग में लेके चलते हो क्या क्या होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे जो सिद्धांत है ना ये हमें हेल्प करते हैं रिसर्च करने में, ठीक है। जैसे कि एक रूपरेखा आपको देगा, मैंने आपको बताया अभी अभी, अंतरालों की पहचान करेगा और परिणामों की भविष्यवाणी करेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका, ठीक है। ये हमारा एक सेंस होता है, आप इसको कहते हैं सिक्स सेंस, है ना।
हमारा सिक्स सेंस हमें बताता है कि क्या हो सकता है, तो यही हमारा सिद्धांत सिक्स सेंस होता है, ठीक है, जो हमें रिसर्च में हेल्प करता है। उसके बाद सेकंड जो है कि कह रहा है कि अनुसंधान सिद्धांत को सूचित और परिष्कृत करता है। सिद्धांत के विकास को जन्म दे सकता है। इससे मौजूद सिद्धांतों में सुधार या संशोधन हो सकता है। सीमाओं की पहचान हो सकती है। वैकल्पिक और स्पष्ट स्पष्टीकरण या व्यापक रूपरेखा विकसित करने हेतु प्रेरित करता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कह रहे हैं कि अनुसंधान के बिना सिद्धांत केवल काल्पनिक है, यानी कि जो रिसर्च है ना उसके बिना जो सिद्धांत है वो बेकार है, ठीक है। अगर हमने रिसर्च नहीं करी किसी चीज के बारे में और अगर हमने सिद्धांत बना लिया उस कोई भी चीज को लेके तो वो गलत है, ठीक है, वो काल्पनिक है, बस हमारी सोच है। समझ रहे हो कुछ? समझ में आया थोड़ा बहुत कि भाई जो भी आप बिना रिसर्च के देखो, हमारे फादर जो होते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तभी जाके उनका एक सिद्धांत बनता है कि भाई घर से बाहर रात को नहीं निकलना है किसी को भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिद्धांत है, क्यों बनाया? उनके पास एक्सपीरियंस, उन्हें पता है कि दुनिया कितनी खतरनाक है, कितनी बुरी है। वो हमें चाहते हैं कि हम बचे रहें इन सब चीजों से, ठीक है। इसी को हम कह रहे हैं कि भाई सिद्धांत बिना अनुसंधान के, यानी कि अनुसंधान मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस आता है ना वहाँ पे अनुसंधान हम लेके आते हैं, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस के सिद्धांत बेकार है। और सिद्धांत रहित अनुसंधान देखो, रि, रिसर्च में क्या होता है, यानी कि अनुसंधान में क्या होता है, बहुत सारे लोग को हम स्टडी करते हैं, है ना। स्टडी करने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई लोगों की राय ये है, ठीक है। अब कभी वोटिंग होती है, ठीक है, चुनाव होते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनने के लिए वोट डालते हैं कि भाई हमें वोट डालना है इतने तारीख को। सब जाते हैं, सुनते हैं, ठीक है, वोट डालते हैं, अगले दिन रिजल्ट आते हैं कि भाई ये जीता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले हैं, सबसे ज्यादा जो प्रतिभागी जिसको पसंद करते हैं वो जीत गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हारा है, जो सेकंड प्रतिनिधि जो हारा है उसके पास कम वोट है। थोड़ा सा फर्क है उन दोनों के बीच में, शायद एक के पास एक से ज्यादा हो गया हो इसलिए वो जीत गया है, ठीक है। ये क्या है, हमें यह बताता है कि जो अनुसंधान है कितना जरूरी है, आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं चीजों के अंदर, ठीक है। और लोगों की एक राय होती है चीजों को लेकर कि भाई हम तो इसको सपोर्ट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया, अनुसंधान से यहाँ पे सिद्धांत बनेगा हमारा इस चीज को लेकर कि भाई ये बंदे के पास ज्यादा वोट है इसलिए जीत गया है, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या है, नए सिद्धांत विकसित करने में सहायक अनुसंधान, ये सिद्धांत जो होता ये जो अनुसंधान है ना, ये हमें नए नए हमारे थॉट्स को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नए 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 विचार हम बना पाते हैं इन चीज़ों को लेके। जब हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं ना तो हमारे दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं, हम नई नई चीज़ों को लेके सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ठीक है। अगर आपको कोई धोखा देके चला गया, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, तो आपका एक सिद्धांत बनता है कि मैं जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, है ना। इसी को हम सिद्धांत कहते हैं। एक इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझ लो, और इसको यूज करना है आपको आंसर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है इस बार भी आएगा। उसके अलावा इसके महत्व लिख रखे हैं मैंने, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया आपको क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर मुझे सपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे अच्छा लगता है। और अगर ये और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डॉन गोडलर के अनुसार प्रतिवर्ती के महत्व की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इंट्रो लिख दिया है, ठीक है, छोटी सी शुरुआत कर दी है कि क्या है। और रिफ्लेक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी वर्तता मतलब रिफ्लेक्टिविटी को कह रहे हैं। और महत्व पर जोर दिया है कि भाई कारण क्या है, किस कारणों से महत्व पर जोर दिया है रिफ्लेक्टिविटी के, कि भाई व्यक्तिपरकता को स्वीकार करना, पावर डायनेमिक्स को चुनौती देना, और नैतिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसके अलावा वीरता में वृद्धि करना, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे देखो, समझो कि ये रिफ्लेक्टिविटी का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे जो गोडलर है, ठीक है, जो भी नाम है इनका, गोडलर, ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिविटी हमें देखनी चाहिए हर जगह पे। अब जो भी आप जिस तरीके से आप बोलते हो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप किसी से कुछ बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो या सही बोल रहे हो,
तो आप जो बोल रहे हो ना, उसी का रिफ्लेक्शन आपको वापस मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी को गाली दोगे, तो वो भी आपको गाली देगा, ठीक है? इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है? तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी समाजशास्त्री होते हैं ना, उनको वो स्टडी तो करते हैं समाज की, ठीक है? लेकिन क्या उनकी स्टडी से लोगों को फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है? लोगों का फ़ायदा हो रहा है या उनका शोषण हो रहा है? उनके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है? इसी को कह रहे हैं रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है? यानी कि जो भी आप काम करते हो, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना? तो यही कहने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, देख के कि क्या होगा इसका, इसका लाभ क्या होगा, इसका इसका शोषण या इसका बुरा क्या होगा, किसी पे क्या असर हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है? और यही हमें याद रखना है इसके अंदर, ठीक है? बाकी मैंने ये पॉइंटर्स लिख रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 5वां, कि भाई भारत में ऐतिहासिक शोध के उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। ऐतिहासिक शोध, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जब हम कभी भी हिस्ट्री को कैसे पढ़ पाते हैं? क्या-क्या हमारे पास इसके लिए संसाधन है, एविडेंस है कि हम अपनी जो भी हो चुका है हमारा पहले ही, वो हम कैसे पढ़ पाते हैं? तो भाई बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है इसके लिए कि भाई प्राचीन मध्य भारत के लिए तो मौखिक परंपराएँ हैं हमारी, जो हमें मुँह तक जो है, जैसे कि मेरे पापा ने मुझे बताया, ठीक है? मैं अपने बच्चों को बताऊँगा कुछ, मतलब अपने बुजुर्गों के बारे में, तो ये क्या है, मौखिक चलता हुआ आ रहा है। अब क्या पता मैं उसमें कुछ अलग ऐड कर दूँ या कुछ मिटा दूँ उसमें से। तो ये जो है, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है। मौखिक जो होती है वो हमेशा सही नहीं होती है, ठीक है? मौखिक में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और शिलालेख का उपयोग करना, जो भी शिलालेख थे यानी कि जो पत्थर है उसपे खींच के जो है मतलब कुरेद-कुरेद के जो है बनाया गया है, जो ड्राइंग वगैरह, उसी को कह रहे हैं शिलालेख। और साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले हैं, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध, जैन, ठीक है? और सिख, ईसाई, हिंदू, यानी कि महाभारत, रामायण, ये सब जो पढ़ते हो आप, ये सब हमें अपनी जो प्राचीन मध्यकालीन भारत है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी प्रदान कर देते हैं, ठीक है? कि क्या हुआ था। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को तो अपना इतिहास पता ही नहीं है कि हमारे इतिहास में हुआ क्या-क्या है, ठीक है? हाँ, जो मौखिक लोगों को पता है कि भई हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ था, जब मैंने बताया ना मौखिक रूप से हम चीज़ों को याद रखते हैं, वैसा पता हो सकता है, लेकिन दस्तावेज में नहीं है, ठीक है? लिखावट नहीं है बिल्कुल भी। और ये भी नहीं हो सकता कि भाई ज़रूरी है क्या कि जो लिखा हुआ है वो सही हो, क्या पता वो भी गलत हो, ठीक है? वो भी किसी ने लिख दिया हो अपनी मर्ज़ी से। तो ये भी हमें जो है थोड़ा-सा यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी का देखने को मिल सकता है। औपनिवेशिक काल और आधुनिक भारत, इसमें क्या है, यहाँ पे भी आपको अलग-अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि औपनिवेशिक इतिहास लेखन, है ना? यानी कि इस समय में बहुत सारे इतिहासकार आए थे, उन्होंने लिखा चीज़ों के बारे में। भारत में आए थे, ठीक है? घूमने के लिए। बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है? जैसे कि अपना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ठीक है? और अशोक के समय में आए थे। ये सब जो है हमें बताते हैं कि भाई हमारे इंडिया में क्या-क्या था, क्या-क्या नहीं था, ये सब। और राष्ट्रवाद पैदा हुआ स्वतंत्रता के बाद का युग जो है, ये सॉरी, औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है, मैं गलती से मैं बहुत पीछे चला गया। ये ऐतिहासिक लेखन जो है, ये जो उपनिवेशवादी थे, जो अंग्रेज़ थे, इन लोगों ने लिखा है हमारा। और मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया होगा, तो आप समझ सकते हो, ये इस पे हम बिलीव नहीं कर सकते। और स्वतंत्र अध्ययन, ये लेखक महिला, किसान और नीचा जातियों पर केंद्रित है। तो कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, जो कि हमारे समाज के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। प्रमुख योगदान, जैसे कि भारत के जटिल अतीत को समझना, इसमें ये हेल्प करेगा। हमारा इतिहास को पढ़ना व्यर्थ नहीं जाता कुछ भी, ठीक है? जो भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमारा फ़ायदा ही होता है। और औपनिवेशिक दृष्टिकोण को चुनौती देना, नीति, सामाजिक परिवर्तन की जानकारी देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, ये सारी चीज़ें जो है हमें हेल्प होती है, हम जब अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि भाई गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषताओं की रेखांकित कीजिए। मैंने आपको पीछे बताया है गुणात्मक शोध के बारे में, है ना? यानी कि जब हम किसी के गुणों को पढ़ते हैं, तो मैंने यही लिखा है कि विशेषता क्या होती है, बस। बाकी मैंने आपको बता दिया है आपको, आप वहाँ से चीज़ों को समझ लेना। सबसे पहले है आगमनात्मक तर्क और प्राकृतिक परिवेश, उसके अलावा शोधकर्ता एक साधन के रूप में, समग्र परिप्रेक्ष्य, लचीलापन और समृद्ध विस्तृत डेटा। अब देखो, मैं आपको इनको एक ही बार में बता दे रहा हूँ।
जो भी हम गुणों के आधार पे अध्ययन करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई, एग्जाम्पल के लिए आप सोचो, इमेजिन करो कि आप कहीं गए हो, ठीक है। आपको काम दिया गया कि भाई आप एक समाजशास्त्री हो और आपको अध्ययन करना है, ठीक है, इस समाज का, कोई भी समाज, एबीसीडी समाज आपको दे दिया कि भाई आपको यहाँ पे जाना है, इस जगह पे आपको इन समाज के बारे में हर एक चीज को नोट डाउन करना है और फोटो वगैरह खींचते रहना है, ताकि आपके पास एक डेटा रहे कि आप गए थे वहाँ पे। तो वहां पे आप क्या करोगे, चीजों के बारे में अध्ययन करोगे, तो उसमें हर एक चीज, ठीक है, आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलोगे, उनसे घुलोगे मिलोगे, पहले तो ये तो काम करोगे शुरुआत में, वो आपको जानते ही नहीं है, पहले आप परमिशन मांगोगे कि क्या हम आपके साथ रह सकते हैं, तो आपको वो बोलेंगे कि रह लो भाई, क्या दिक्कत है। आप जाओगे, रहोगे कुछ टाइम तक, उसके बाद थोड़ा सा आप उनके साथ घुलनशील होगे, तो काफी टाइम लग जाता है उसमें, सालों लग जाएंगे, 2-3 साल इजीली आपको लग जाते हैं ऐसे शोध करने में, ठीक है। तो घुलोगे मिलोगे, उनके साथ बात करोगे, तो उनकी कुछ पर्सनल चीजें आपको जानने को मिलेगी कि कैसे काम करते हैं। तो और उनका प्राकृतिक परिवेश, यानी कि जो भी वहाँ पे, जो भी जिस तरीके से वो रहते हैं ना, आपको वैसे रहना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, इसी को हम प्राकृतिक परिवेश कह रहे हैं। और और जो शोध करता है एक साधन के रूप में वहाँ पे रहता है, ठीक है। और समग्र परिप्रेक्ष्य, यानी कि आपको एक हर एक एरिया, हर एक एक्सपेक्ट पता चलेगा उस समाज के बारे में। और लचीलापन रह सकता है, यानी कि आपको जब भी क्या पता उस समाज के लोग रात को कुछ, कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करते हो, तो आपको रात को जगना पड़ेगा, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, और समृद्ध विस्तृत डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत अच्छा जानकारी आपको मिल सकती है अगर आप चीज़ों को याद सही से और एक मैनेज करके चलते हो, तो सब कुछ आपको इजीली मिल पाएगा। तो ये है आपका कुछ टॉपिक्स, जो विशेषताएं होती है गुणात्मक अनुसंधान की। आपको इनको 4 से 5 पेजों में भरना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।